हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे संस्कृत में संधि के प्रकार, यानी संस्कृत में संधि कितने प्रकार की होती है। और इससे पहले आप लोग यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और जो लोग इस चैनल को पहले से सब्सक्राइब किए हुए हैं उन लोगों को दिल से धन्यवाद। तो चलिए आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे संधि के प्रकार। संस्कृत में जो संधि है वो 3 प्रकार की होती है। संस्कृत में संधि 3 प्रकार की होती है। पहला हमारा संधि है स्वर संधि। स्वर संधि को जो है हम अच संधि भी कहते हैं। अच संधि क्यों कहते हैं? क्योंकि जो हमारा अच प्रत्याहार है माहेश्वर सूत्र का, उस अच प्रत्याहार में हमारे जितने भी स्वर वर्ण हैं वो आते हैं, इसलिए हम स्वर संधि को अच संधि भी कहते हैं। यानी संस्कृत में स्वर संधि के 2 नाम हैं, एक नाम है स्वर संधि, दूसरा नाम है अच संधि। दोनों सही है, चाहे स्वर संधि पूछा जाए चाहे अच संधि पूछा जाए, दोनों एक ही बात है। दूसरा हमारा है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि, इसको हम हल संधि भी कहते हैं। हल संधि क्यों कहते हैं? क्योंकि जो हमारा माहेश्वर सूत्र का हल प्रत्याहार है उसमें जितने भी हमारे व्यंजन वर्ण हैं वे सभी इस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, इसलिए व्यंजन संधि को भी हम 2 नामों से जानते हैं, एक व्यंजन संधि और दूसरा हल संधि। दोनों में से कुछ भी पूछा जाए, चाहे व्यंजन संधि पूछा जाए चाहे हल संधि पूछा जाए, एक ही बात है। तीसरा हमारा प्रकार है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, इसमें जो है विसर्ग लगा रहता है, इसे हम लोग जान जाएंगे विसर्ग संधि। तो संस्कृत में हमारी संधि 3 प्रकार की हो गई, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। और इसे हम अन्य नाम से भी जान सकते हैं, अच संधि, हल संधि और विसर्ग संधि। तो चलिए जानते हैं डिटेल से सबके बारे में। पहला हमारा है स्वर संधि। स्वर संधि में क्या होता है कि स्वर वर्ण प्लस स्वर वर्ण, यानी जो हमारा स्वर वर्ण है आ ई उ री ली, ये वर्ण होने चाहिए। जब 2 स्वरों के निकट आने से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं, अर्थात स्वर वर्ण का स्वर वर्ण के साथ मेल स्वर संधि कहलाता है। और स्वर संधि को अच संधि भी कहते हैं, क्योंकि अच प्रत्याहार में सभी स्वर वर्ण आते हैं। यदि कोई पूछ दे कि इसको अच संधि क्यों कहते हैं, तो हमारा उत्तर रहेगा कि अच प्रत्याहार में सभी स्वर वर्ण आते हैं, इसलिए इसे अच संधि भी कहते हैं। इसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे हमारा उदाहरण है नरधन ईशा। नर में जो अ का मात्रा लगा है वो और जो ईशा में ई है, दोनों जब मिलेंगे तो इसका अ और ई, अ जो है स्वर वर्ण है और ई भी जो है स्वर वर्ण है, तो हमारा शब्द क्या बना? ए नरेशा। इसी प्रकार यानी दोनों ओर जो है हमारा स्वर वर्ण है। दूसरा उदाहरण है तव धन एव। तव में जो अ है वो जो है आ का मात्रा उसमें, और जो ए है वह दोनों मिलकर दोनों स्वर वर्ण है, तो यहाँ पे भी स्वर संधि कहलाएगा। दूसरा हमारा है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि, इसको जो है व्यंजन प्लस स्वर व्यंजन संधि कहते हैं, या इसको व्यंजन प्लस व्यंजन वर्ण भी रहेगा तो भी हम व्यंजन संधि के अंतर्गत मानते हैं। तो व्यंजन संधि में क्या है कि व्यंजन प्लस स्वर वर्ण होना चाहिए तो भी व्यंजन संधि में जाएगा, और ये व्यंजन वर्ण प्लस व्यंजन वर्ण रहेगा तो भी व्यंजन संधि में जाएगा। यानी 2 व्यंजन वर्ण या एक स्वर वर्ण हो चाहे एक व्यंजन वर्ण हो, उसके पास आने पर जो परिवर्तन होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि को हम हल संधि भी कहते हैं, क्योंकि हल प्रत्याहार में सभी व्यंजन वर्ण आते हैं। यदि कोई पूछ दिया कि व्यंजन संधि को हम हल संधि क्यों कहते हैं, तो हमारा उत्तर रहेगा कि हल प्रत्याहार में जो भी वर्ण है वो व्यंजन वर्ण से संबंधित है, इसलिए हम इसे व्यंजन संधि भी कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण देखिए, वाकधन ईशा। वाकधन ईशा में जो वागीशा बना है, क का जो क है ये व्यंजन वर्ण है और ईशा का जो ई है ये स्वर वर्ण है। तो स्वर और व्यंजन वर्ण और प्लस स्वर वर्ण दोनों आया और बना क्या? व्यंजन ग बना। तो स्वर और व्यंजन वर्ण होगा तो भी व्यंजन संधि माना जाएगा। ऐसे ही दूसरा हमारा उदाहरण है सतजन जन। सतजन जन सज्जन। तो जो सत में त है ये व्यंजन वर्ण है और जन में जो ज है वो भी व्यंजन वर्ण है, यानी दोनों जो है व्यंजन वर्ण है, पहले वाले पद में भी दूसरे वाले पद में भी, दोनों मिलकर क्या हो गया? व्यंजन संधि। तीसरा है हमारा विसर्ग संधि। विसर्ग संधि को कैसे पहचानेंगे कि जो पहला पद होगा उसमें जो है विसर्ग लगा होगा और दूसरा पद जो है स्वर वर्ण भी हो सकता है और व्यंजन वर्ण भी हो सकता है। तो पहला इसका नियम क्या है? विसर्ग प्लस स्वर बराबर विसर्ग संधि। दूसरा नियम है विसर्ग प्लस व्यंजन बराबर विसर्ग संधि। यानी विसर्ग के बाद यदि स्वर वर्ण आए तो भी विसर्ग संधि में माना जाता है, और विसर्ग के बाद व्यंजन वर्ण आए तो भी वो विसर्ग संधि में माना जाता है। जब विसर्ग के बाद कोई स्वर या व्यंजन वर्ण